जय हिंद। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम को लेकर के जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं, जिसे उग्र रूप में पहुंचा दिया गया है। बिना उसकी तमाम चीज़ों को समझे, बिना उसके विरोध के तरीके पर चर्चा किए एक ऐसे युवा वर्ग को अराजकता के दौर में ढकेल दिया गया जिसने अपने ही देश की करोड़ों लाखों करोड़ों की संपत्ति को नष्ट कर दिया। और अभी भी तनाव कई जगहों में देखने और सुनने को मिल रहा है। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। इस योजना का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ योजना एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई एक ऐसी योजना है जिसमें 17 साल से ऊपर से लेकर के 21 साल तक के भीतर के बच्चों को, जो 10वीं पास हैं, वे भी इसके उम्मीदवार, इसके अहर्य माने जाते हैं। इस योजना की कुछ बातों पर चर्चा आज हम करेंगे। चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उसके प्रॉस एंड कॉन्स आपके सामने हों। केवल आप किसी एक पक्ष का पुरजोर समर्थन और दूसरे का विरोध नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं कि पूरी जानकारी जो है वो होना ज़रूरी है। हज़ारों बच्चों से ये जानने की कोशिश की गई कि इस योजना के बारे में कुछ बातें बताइए, तो वो असमर्थ रहे जो उस भीड़ में शामिल रहे। इस योजना में केवल और केवल खामियां हैं, यह कहना तर्कसंगत नहीं है। इस योजना में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नवीन हैं, जो लाखों बच्चों के लिए लाभप्रद हैं, उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट 17 वर्ष के हुए हैं। 17 साल का बालक मुश्किल से इंटर पास करता है, उनमें से कई 18 में पास करते हैं, यानी आप इंटर के मोड़ पर रहते हैं। यह बिल्कुल एक ऐसा अवस्था रहता है जिसमें दिमाग बिल्कुल एकदम जोश से भरा रहता है। इस अवस्था में सामान्य उत्तर भारत के क्षेत्रों के बच्चों या ग्रामीण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के सामने केवल एक ही विकल्प रहता है कि आप जो है अपना करियर प्लान करें, और उसके बाद ज़रूरत होती है ढेर सारे पैसे की। अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी तरह के वनडे एग्जामिनेशंस हैं, उन सारे एग्जामिनेशन से लेकर के स्टेट कमीशन और यूपीएससी, इन तमाम एग्जामिनेशन में काफ़ी मात्रा में पैसे लगते हैं। एक सामान्य परिवार के लिए जो खेती किसानी और दैनिक अपने कार्य से जुड़ा है, उसके लिए ये पैसे भी जुटाना बड़ा मुश्किल होता है उसके माता पिता के लिए। अपने कई चीज़ों को दांव पर लगा करके वह जो माता पिता अपने बच्चे को भेजता है, थोड़े से बड़े शहर की ओर भेजता है कि अच्छे जाकर के कोचिंग संस्थानों में वो पढ़े, और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वो इंतज़ार करता है। अगर आप में सामान्य शारीरिक दक्षता है और अगर आपको 17 वर्ष की अवस्था में एक ऐसी देश सेवा का मौका मिल जाए जिसमें आपको बिल्कुल ट्रेंड तरीके से, अनुशासित तरीके से एक रंगरूट, एक भारतीय सिपाही बनाया जाएगा, एक गौरव तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। साथ में जब तक आप सोचते हैं, करियर प्लान करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तब तक आप एक अच्छी खासी रकम लेकर रिटायर हो चुके रहेंगे। ये मैं इनकी अच्छाइयाँ गिना रहा हूँ, मैं इनके कॉन्स पे भी आऊँगा। दूसरी बात यह है कि इस योजना में पूरी तरह से नकार दिए जाएंगे समस्त छात्र, ये भी बात गलत है। जो अग्निवीर होंगे अग्निपथ योजना के, उन अग्निवीरों को 25% तो हूबहू अग्निवीरों को ट्रांसफ़र किया जाएगा आगे के फुल फोर्सेस में, और उसके अलावा असम राइफल, सीएपीएफ और तमाम जो समानांतर जो सशस्त्र बलों की सेनाएं हैं, उसमें आरक्षण के साथ जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश की गई। एक तर्क दिया जाता है कि कहीं कहीं पे उम्र की जो बाध्यता है कि उम्र सीमा ख़त्म हो जाएगी, 21 साल के बाद तो हम कई फोर्सेज में जाने लायक, तो कई जगह ये रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एक तर्क और दिया जा रहा है कि ये सरकार जो है हर चीज़ों को बेच रही है, निजीकरण कर रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कृषि का निजीकरण हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो खेतों को आप बैलों आदि से जोते हुए देखते थे, आज उन खेतों में यंत्र काम कर रहे हैं, और हज़ारों लाखों की संख्या में जो रेगुलर पारंपरिक मजदूर थे वो उनकी नौकरी जा चुकी है। हाँ, ये बात और है कि उनकी नौकरियां कहीं और शिफ्ट हुई हैं,
यंत्रों के निर्माण में, यंत्रों की मरम्मत में, उनको कैरी करने में, यहाँ पे भी जॉब बनते हैं। तो आज नहीं कल, देर या सबेर, जब दुनिया के लगभग 17 से अधिक देश इस योजनाओं को, ऐसी योजनाओं को कंपलसरी किए हैं, उनके देश में आपको सैन्य ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है और सैन्य सेवा भी मिनिमम 5 साल का करना ज़रूरी है। ना हो तो आपसे गूगल कर लीजिएगा, इसे पूछ लीजिएगा कि ये किन किन देशों में लागू है। भारत एक उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें तमाम आधुनिक चीज़ों को वो समाहित करने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में वो तमाम जो नवीनीकरण है, तमाम जो ज़रूरी अपग्रेडेशन है, उससे कैसे दूर हो सकता है। दूसरी बात, देश में युवा जो सैन्य बलों की जो कमी है और उन तमाम चीज़ों पर उससे पूरा कर लिया जाएगा अग्निपथ योजना से। एक डेटा आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें कुछ इसके इन बच्चों के लिए उत्साह वर्धक राशि का काम करेगी जिन बच्चों का सामान्य आर्थिक परिवेश है या उससे भी कमज़ोर है। सामान्य आर्थिक परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने घर से बामुश्किल 3-4 हज़ार रुपया भी महीना इकट्ठा करने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, माता पिता परेशान हो जाते हैं, पूरे घर की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ राहत की सांस दे सकता है। तो थोड़ा इसको देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निपथ योजना, उम्र सीमा 17.5 साल से लेकर के 21 साल, मतलब 17 से 21, 4 वर्ष ले लीजिए। इसमें मैंने कुछ एक कॉलम बनाए हैं। पहले में वर्ष है, दूसरे में कस्टमाइज पैकेज, आपको कितना टोटल पैकेज मिलेगा, तीसरे में इन हैंड कितना है, चौथे में अग्निवीर कार्पस फंड कितना उसमें से कटेगा, और पाँचवें में है कि सरकार उसमें कितना मिला के पैसा देगी आपको। पहले साल में जब कोई अग्निवीर ज्वाइन करता है ट्रेनिंग लेने के बाद पूरी तरह से, तो उसका महीने का जो पेमेंट आएगा वो 30,000 रुपये है, और इस 30,000 रुपये में उसे इन हैंड मिलेगा 21,000 रुपये। 30,000 रुपये में से इन हैंड 21,000 मिलेगा। 9,000 रुपये उसके वहीं से डिडक्ट कर लिए जाएंगे 30%, जिसे कार्पस फंड कहते हैं, और उस 9,000 में सरकार अपने ओर से 9,000 मिलाएगी। ठीक है, इस तरह से 18,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनका कार्पस फंड बन रहा होगा। 21,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने की धनराशि 2,52,000 हो जाती है। दूसरे वर्ष में अग्निवीरों का वेतन बढ़ करके 30 से 33,000 हो जाएगी, और इन हैंड उसको सैलरी मिलेगी 23,100 रुपये। इन हैंड सैलरी का अगर 12 महीने का गुणा किया जाए तो 2,77,200 रुपये आता है, और उसमें से कार्पस फंड कटेगा 9,900 दूसरे साल से, उसमें सरकार जोड़ेगी 9,900। तीसरे साल में 36,500 बढ़ के हो गई। जो पहले साल पेमेंट 30,000 थी वो तीसरे साल 36,500 हो गई। इसमें डिडक्ट होकर 25,550 रुपये उसको मिलेंगे, और जो कार्पस फंड कटेगा वो होगा 10,950, सरकार जोड़ेगी 10,950, और साल भर की जो अमाउंट है वो 3,60,000 है। ठीक है, ये 2,77,000 था। और फोर्थ ईयर में ये अग्निवीरों का जो वेतन हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। मतलब जब बालक 21 वर्ष का हो रहा होगा उस समय उसका वेतन 40,000 हो जाएगा, और डिडक्ट होकर के उसे 28,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और साल भर का है 3,36,000 रुपये। 12,000 कार्पस फंड कटेगा, 12,000 सरकार जोड़ेगी। इस तरह से अगर हम इनके इन हैंड सैलरी को जोड़ें तो 11,71,000 रुपये हो जाता है। 4 साल में एक बिल्कुल नौजवान लड़का जो पूरी तरह से सेना की ट्रेनिंग लेने के बाद, शारीरिक मानसिक दक्षता पास करने के बाद पूरी तरह से एक अनुशासित हो जाता है। सामान्य सिविलियन से वो ज़्यादा अनुशासित और ज़्यादा जुझारू और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वो अपनी सेना का सेवा समाप्त करते करते वेतन उठाएगा 11,71,000 रुपये। क्या संभव है? और मध्यम वर्गीय परिवारों में क्या ये संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, ये तो रही वेतन। मैंने क्यों इसको अलग से किया है, क्योंकि वेतन इसलिए सेना में तमाम भत्ते और खर्चे भारत सरकार वहन करती है। बाल काटने से लेकर के, नाखून काटने से लेकर के, उनके भोजन नाश्ते और जितना भी चीज़ है वो सब भारत सरकार वहन करती। तो 11,71,000 इनका वेतन की कमाई हो गई 4 सालों में। और इधर 5,02,000 रुपये अग्निवीर कार्पस फंड से आते हैं, 5,02,000 रुपये सरकार जोड़ती है, तो 10,04,000 रुपये इनको यहाँ से मिलने वाले। तो आपने इनमें से जो भी बचाया होगा 11,71,000 में से, प्लस आपको
जब सरकार रिटायर कर रही होगी या जब सरकार आपको सेवा मुक्त कर रही होगी अगले पड़ाव के लिए, तो उसमें आपको 10,04,000 देगी। 11,71,000 रुपये आपकी कमाई के 21,75,000 रुपये आपको मिलते हैं। 4 साल की कमाई में देश की सेवा का सम्मान प्राप्त करते हुए, अपने को चाक चौबंद करते हुए 21,75,000 रुपये आपके अकाउंट में होंगे। देखिए, इसमें तर्क वितर्क कुतर्क बहुत दिए जा सकते हैं। आप अपने मन पर हाथ रख के पूछिएगा, वे लोग जो बुरी तरह से एक तरह से अराजकता फैलाने में आपकी मदद कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछिएगा कि भैया एक बात बताओ कि 17 साल में क्या मुझे आप 5,000 की भी नौकरी दोगे? क्या नहीं दोगे ना? तो राष्ट्र यह सामान्य नौकरी जैसा नहीं है, यह राष्ट्र की, भारत माता की, इस मादरे वतन की सेवा भी है। ये पहले राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने तो मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट में काम किया। आज उसी का हम बोया काट रहे हैं। और काटने का मतलब ये है कि जो अराजकता हम फैला रहे हैं वो किसी भी सिविलियन और सभ्य देश के लिए बिल्कुल वो सम्मान की बात नहीं है। इस योजना को लेकर के ये तो रहे कुछ पॉजिटिव बातें। नेगेटिव बातों पे बात करें तो 2-3 पक्ष इसमें नेगेटिव कहा जा सकता है। पहली बात कि सरकार को इतनी बड़ी स्कीम लॉन्च करने से पहले एक बार संवाद स्थापित करना चाहिए था। इस चीज़ को मन की बात के रूप में या किसी बात के रूप में आप आम नागरिकों से चर्चा करते कि इस तरह की स्कीम है, इस पर किस तरह से आप बताएं कि किसे इसे बेहतर किया जा सकता है। पहली बात। हालांकि हिंदुस्तान जैसे ऐसे देश में जहाँ पे हर चीज़ की नुक्ताचीनी होती है, हर नई इनोवेटिव प्लानों की नुक्ताचीनी होती है, इस पर मुहर लगना मुश्किल था, लेकिन सरकार को ये बात करनी चाहिए थी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो राजनीतिक हमारा जो सेटअप है, उसमें कोई विधायक या कोई सांसद अगर वो 5 वर्ष के लिए चयनित होते हैं और हम और आप उन्हें चुन करके राज्य विधानमंडल या फिर संसद में भेजते हैं, तो उनको आजीवन क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक। एक बार विधायक हुए तो एक बार, 2 बार विधायक हुए तो दोनों बार का जोड़ के पेंशन मिलता है ताउम्र मरने तक, और 3 बार विधायक हुए तो 3 बार का पेंशन मिलता है, और 5 बार हुए तो 5 बार। यही हालत सांसद का है। तो हजारों लाखों की संख्या में लोग ये पूछना चाहते हैं इस लोकतांत्रिक देश में कि अगर हमारे बच्चों को 4 साल की सेवा लेने के बाद सेवानिवृत्त करेंगे तो ठीक है, हम एक हद तक बात मानने को भी तैयार हैं। तो ऐसा करिए कि सांसद और विधायकों को भी 4 साल 3 साल के बाद उनको एक फंड दे करके उन्हें रिटायर कर दिया जाए, न कि उन्हें आजीवन पेंशन दिया जाए, ग्रेच्युटी दिया जाए, भत्ता दिया जाए और तमाम तरह के अलाउंस दिए जाए। विचार करने का समय है, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो इस पक्ष से मैं थोड़ी बहुत हद तक सहमत हूँ कि अगर ये संतुलन अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा उस पर विमर्श भी करिए, क्योंकि कई देशों में इस तरह की पॉलिसी अपनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर ये एक जॉब की जैसा माना जाता है राजनीति में करियर। यहाँ पे राजनीति में करियर 5 पीढ़ियों को सुधारने के लिए, पूरा ढेर सारा धन कमाने के लिए और राजनीतिक रसूख बनाने के लिए साधन माना जाता है। इसीलिए लोग साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके राजनीति में जाना चाहते हैं। पहली 2 पॉइंट हो गया इसके विपक्ष में। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हमें जो है इन बच्चों को जो उम्र सीमा है 21 साल के बाद, जहाँ पर ये एक्सपायरी हो जाती है कई सेनाओं में, वहाँ पे इसे बढ़ाना चाहिए। सामान्यतः इनके आरक्षण को बढ़ाना चाहिए, जो भी उपयोगी लगे, सरकार जो भी समझे। और इस तरह से एक अच्छी स्कीम को देश में लॉन्च करने से पहले तमाम बातों पर, पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, दोनों ओर से संवाद होना चाहिए। देश भर में अराजकता हुई है। विशेष तौर से मैं एक राज्य की बात करना चाहूँगा, बिहार की। बिहार एक बुद्धिजीवियों और बुद्धिमानों की धरती है, लेकिन देखने में नज़ारा इस योजना के बाद कुछ और ही नज़र आया। लाखों की संख्या में छात्रों ने ट्रेनों पर चढ़ करके बोगियों को तोड़ा और कम से कम 10 से ज़्यादा ट्रेनों को फूंक दिया। केवल बिहार की बात बता रहा हूँ। बिहार में कुल मिलाकर के 200 करोड़ रुपए की हानि तो केवल रेलवे विभाग की हुई है। इसके बाद बस जो है, इसके अलावा जो छोटे छोटे जो गाड़ियाँ हैं उनके जलाने तोड़ने फूंकने की बात तो अलग है। ये कैसा विरोध है आपका?
मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि इस तरह का विरोध आपको कहाँ ले जाएगा, अराजकता की ओर, नक्सलवाद की ओर, आतंकवाद की ओर। तो आप भारत माँ की सेवा करने जा रहे हैं कि भारत माँ के शत्रु बनने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीका यह हो सकता था कि हम सभी क्या करें कि जिला लेवल से लेकर के कमिश्नरी से लेकर के और उसके बाद हम जो है जा कर के राज्य विधानमंडलों से लेकर के संसद से लेकर के इन लोगों का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। ऐसी एक पहल हो सकती थी जिसमें किसी को न डैमेज हो, न किसी को नुकसान हो, न किसी तरह की अराजकता फैले। इतनी अच्छाइयों के साथ अगर आपके सामने कोई प्लान है तो उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। और पूरे देश में 10,000 करोड़ से ज़्यादा रेलवे को नुकसान हुआ है। कई लोगों की निजी संपत्तियां लाखों करोड़ों की फूकी जा चुकी हैं। सरकार के पास संसाधन है, उसने बल का प्रयोग किया है। और सुनने में ये भी आया है कि कई अराजक तत्व, कई राजनीतिक दलों के अराजक तत्व जिनकी राजनीतिक साख समाप्त हो गई है, वो इन बच्चों का सहारा लेकर के उपद्रव में आग में घी डालने का काम किए हैं। उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। जो छात्र इस चीज़ों को में पूरी तरह से संलग्न थे उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। कुल मिला के आपको मिलने वाला क्या है, एक सामान्य परिवार में जहाँ संघर्ष कभी नहीं समाप्त होता, वहाँ पर इस तरह की अब जब आप पे शिकंजा कसा जाएगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ये देश आपका है, देश ने मौलिक अधिकार दिए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं, हमें उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। ना कि अधिकार के लिए देश को फूंक दिया जाए और कर्तव्यों की बात आए तो हम साइड हो जाए। ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। आप सभी योग्य हैं, आप सभी सक्षम हैं। आपने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश को ऐसा सैन्य मिला है जो पूरी दुनिया में ताकतवर सेनाओं में अगर मनोबल की बात करें तो नंबर 1 पर आ जाते हैं भारत के सैनिक। ऐसा देश है। इस जज्बे के साथ तैयारी जारी रखिए। आपके पास सैकड़ों करियर ऑप्शन हैं जो 21 वर्ष के बाद भी शुरू होते हैं। ठीक है, आज मेरा आपसे रूबरू होने का बस इतना ही मतलब था और उम्मीद करते हैं कि कुछ सकारात्मक पहल, बच्चों के लिए कुछ ज़रूरी संशोधन और देश के लिए जो ज़रूरी हो वो सरकार करेगी। अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।